हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त, उम्दा होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो भी बच्चे UPP री एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, SSC CHSL हो, SSC GD हो, ठीक है, या फिर BPSC TRE का जो आपका री एग्जाम होना है के लिए तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा UP SSC पैट के लिए तैयारी कर रहे हो, CTET के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आज का इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ में पेन और कॉपी जरूर रखिएगा। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, आप कोशिश करें कि उनको नोट कर लें। नोट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर घूम फिर रहे हैं, तो बस 30 से 40 मिनट का वीडियो है, आराम से बैठकर देखिएगा और साथ में स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और आप इस वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे, याद रखिएगा, जिन बच्चों ने ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने अभी तक यदि इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर जरूर कर दीजिएगा। प्रतिदिन 4 बजे और आपके एग्जाम के लिए ही, खासतौर से जो UPP री एग्जाम होने वाला है, ठीक है, के लिए आज की एक क्लास है। तो बस इतना याद रखिएगा, यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा बाहर जो आपके एग्जाम से बाहर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न है, देखिए, कह रहा है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? चलिए, ऑप्शन ए है, कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, विलियम बेंटिंग के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। चलिए, इसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सभी बच्चे कमेंट जरूर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, जो स्थायी बंदोबस्त है, इसको देखिए, यदि आपसे पूछता है कि देखिए, नाम चेंज करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है, तो दूसरा नाम जो इसका दिया जा सकता है क्या है? जमींदारी व्यवस्था। या फिर अगला जो नाम दिया जा सकता है क्या है? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। तो नाम चेंज भी आपको मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, नोट कर लीजिएगा। और इसी खातिर हम आपके लिए ये ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर आते हैं, ठीक है। तो देखिए, जमींदारी प्रथा, यदि देखिए जमींदारी जो प्रथा थी आखिर वो क्या थी, इसको भी थोड़ा सा आपको समझना है। वो किसके द्वारा लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? बड़े ही आसान शब्दों में यहाँ पर बस थोड़ा सा समय लगेगा, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। तो देखिए, जमींदारी, यदि मैं व्यवस्था की बात करता हूँ, जमींदारी व्यवस्था की यदि आपसे बात करता हूँ, तो जो जमींदारी व्यवस्था थी वो किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और किस किस के मध्य में यह क्या थी, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये भी आपको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो स्थायी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी, याद रखिएगा क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी और बंगाल के जमींदार, उनके मध्य में भू राजस्व को तय करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ था, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किस किस के मध्य में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो जमींदार हुआ करते थे उनके मध्य में, ठीक है, भू राजस्व को तय करने के लिए एक समझौता हुआ था। इसी को क्या बोलते हैं? स्थायी बंदोबस्त के रूप में हम जानते हैं। तो याद रखेगा किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसको लागू किया गया था, 1793 में किया गया था। इसको भी आपको याद रख लेना है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए, सेकंड प्रश्न है, कह रहा है कि कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणना करने के लिए एक नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। उस नंबर सिस्टम का नाम क्या है? देखिए, तो कंप्यूटर में यदि हम किसी भी चीज को डालते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को, तो याद रखेगा कंप्यूटर एक तरीके से क्या है? गूंगा है। वो सिर्फ 2 ही भाषाएं इशारे की समझता है। क्या है वो भाषा? इसको भी देख लीजिएगा। जो वो समझता है वो है, एक तो है 0 और दूसरा जो नंबर से है वो है 1। चाहे कोई सी भी आप फाइल कोई ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कोई फोटो ट्रांसफर करते हैं, कुछ भी ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर में, वो क्या करेगा? तिगड़म लगा करके क्या करेगा? 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। और इसी 0 और 1 को हम वंश को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं, बाइनरी संख्या के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। देखिए, बाइनरी या बिट्स के नाम से, जो देखिए, जो एक बाइनरी होता है वो कितना होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। कितना होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान के सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना थी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना किसके समक्ष?
प्रारूप समिति के समक्ष इसको प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावना को किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये भी आपको याद रख लेना है कि यदि आपसे पूछता है कि प्रारूप समिति, ठीक है, जो प्रारूप समिति थी इसको क्या बोलते हैं? मसौदा समिति के नाम से या फिर पांडुलेखन समिति के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, तो याद रखेगा जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे कौन थे भैया? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी, याद रखेगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछता है कि कुल कितने सदस्यीय कमेटी थी, तो याद रखेगा जो प्रारूप समिति थी 7 सदस्यीय कमेटी थी। ये इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चलिए, एक एंगस्ट्रॉम में कह रहा है कि कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर 2 मीटर, और कह रहा है कि 10 की पावर 10 मीटर, 10 की पावर 7 मीटर, और कह रहा है कि 10 इनवर्स 10 मीटर। चलिए देखिए, एक एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम की बात करें हम, आपसे पूछता है कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो याद रखेगा दूरी मापन की एक इकाई है, इसको भी आपको याद रख लेना है। तो देखिए दूरी के लिए आपको कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करना है। यदि हम दूरी की बात करें तो देखिए दूरी की बात करते हैं, जो दूरी मापन का, यदि आपसे पूछता है कि सबसे छोटा मात्रक कौन होता है, तो याद रखेगा दूरी का जो सबसे छोटा, नोट कर लेना है आपको कि सबसे छोटा यदि मात्रक पूछता है तो दूरी मापन का जो सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी होता है। और आपको ये भी याद रख लेना है कि एक फर्मी कितना होता है भैया? तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर। कितना होता है? एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर माइनस 15 होता है। यदि आपसे पूछता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो भैया पारसेक होता है। कितना होता, कौन होता है? पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो सबसे बड़ा दूरी का मात्रक पारसेक हो गया, और यदि सबसे छोटा पूछता है तो फर्मी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हमसे पूछा है कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 की पावर माइनस 10 कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन D4 दिल्ली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इंटरनेट के पते में पद क्या है? कह रहा है कि पद HTTP। आपने देखा होगा कि जब भी आप वेब सर्च करते हैं, ब्राउजर पर सर्च करते हैं, तो क्या होता है? HTTP आगे यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसका कह रहा है कि विस्तृत रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहां पर D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निफ जीन। निफ जीन इंपोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए तो निफ जीन क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है? कह रहा है कि पुष्पन में सहायक होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, जड़ों में वृद्धि करता है, और कह रहा है कि पादपों की वृद्धि में सहायक होता है। देखिए जो निफ जीन होता है ये क्या होता है? एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक जीन होता है, जो किसमें पाया जाता है? ये भी आपको नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पूछा जाता है कि किसमें पाया जाता है, तो राइजोबियम में। किसमें पाया जाता है? राइजोबियम में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इसका काम क्या होता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको किसमें? अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीन कौन सा होता है? निफ जीन के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था? देखिए जब ब्रिटेन में क्या हुआ, चुनाव हुए, तो 10 मई 1940 को प्रधानमंत्री के पद पर विंस्टन चर्चिल, जो चर्चिल जी है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री बने। इसके बाद में 13 मई को क्या है, मंत्रिमंडल से जब इनका मेल मिलाप हुआ, तो ठीक है, मंत्रिमंडल से जब मिले तो इनके द्वारा एक यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है, कहा गया था, कथन कहा गया था कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? चर्चिल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर C राइट आंसर हो जाएगा, C के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। चलिए तो देखिए सारनाथ, जो सारनाथ की बात करते हैं, तो देखिए सारनाथ का जो आपका याद रखेगा किसका है? अशोक का जो स्तंभ है, याद रखेगा, ठीक है, जिसपे 4 सिंह है, ठीक है, जो सिंह स्तंभ है वो कहां पर है? सारनाथ में है। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, याद रखेगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है सांची का, जो सांची का जो स्तूप है इसका संबंध किससे? भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो ऑप्शन यहां पर B राइट आंसर हो जाएगा। कुशीनारा की बात करते हैं, यदि आपसे पूछा कि भगवान बुद्ध की, ठीक है, भगवान बुद्ध का
को महापरिनिर्वाण या फिर निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। ठीक है, देखिए जो कुशीनगर है, याद रखिएगा आपसे पूछता है कि जो इनकी मृत्यु की घटना है, आपसे पूछ सकता है कि इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में, तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, बोध गया में यदि आपसे पूछता है तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा कहां पर हुई थी? बोध गया में, बिहार के अंतर्गत आता है वर्तमान में, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय भारत के वायसराय के तौर पर कौन रहे थे? चलिए, कह रहा है कि लॉर्ड बेवल थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड लिथगो थे और लॉर्ड हैलिफैक्स थे। देखिए, यदि आपसे पूछता है कि भारत के सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले वायसराय कौन रहे थे, तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा समय तक जो अपने पद पर रहे हैं, याद रखिएगा, तो वायसराय के पद पर कौन रहे हैं? वो थे लॉर्ड लिथगो। ठीक है, लेकिन देखिए स्वतंत्रता की प्राप्ति की बात कर रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद में एक और यहां पर पॉइंट आपको नोट कर लेना है। पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? चलिए देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, इकोनॉमी की यदि मैं बात करूं तो कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है कमांड इकोनॉमी। क्या होती है? कमांड इकोनॉमी। ठीक है, जो कमांड इकोनॉमी होती है, इसकी जितनी भी, देखिए किसी भी देश की क्या है, कमांड इकोनॉमी समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी देश की क्या है कि जितनी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं या जो भी लेन देन है वो किसके द्वारा? सरकार के द्वारा यदि नियंत्रित किया जा रहा है तो वहां पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू है? वो है आपकी कमांड अर्थव्यवस्था। ठीक है, बाजार इकोनॉमी क्या होती है? जिस पर सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना हो, पूंजीपतियों का नियंत्रण के द्वारा जो चलती है उसको बोलते हैं बाजार। ठीक है, बाजार इकोनॉमी के नाम से भी हम जानते हैं या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों का हस्तक्षेप हो, सरकार का भी और पूंजीपतियों का भी। ठीक है, तो दोनों का यदि हस्तक्षेप है, प्राइवेट सेक्टर का भी हस्तक्षेप हो रहा है और सरकार का भी, तो वहां पर होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कह रहा है कि कौन से देश में लागू है? तो याद रखिएगा भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखिए भ्रूणी अवस्था, देखिए मैं वयस्क मनुष्य की यदि बात करता हूं तो 72 टाइम्स, कितना? 72 टाइम पर मिनट की दर से, ठीक है, हृदय जो वयस्क मनुष्य का, एडल्ट का जो हृदय होता है, ठीक है, 72 टाइम। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि भ्रूण अवस्था में हृदय की 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो याद रखिएगा 120 बार से 150 तक। कितना? 120 से 160 तक। ठीक है, प्रति मिनट। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि वाजिद अली शाह के समय में जिस इमारत में नर्तकियां, ठीक है, रहा करती थी उसे किस नाम से पुकारा जाता था? फिरंगी महल, कह रहा है कि परीखाना महल, खास महल, काका महल। देखिए जिस महल में वाजिद अली शाह, जो वाजिद अली शाह थे वो कहाँ के नवाब थे? लखनऊ के नवाब थे। याद रखिएगा। ठीक है, बेगम हजरत महल इनकी पत्नी थी, ये भी आप याद रखिएगा। जो 1857 की क्रांति हुई थी, इनका क्या है, जमकर विरोध किया था। ठीक है, चलिए तो देखिए वाजिद अली शाह के समय में कह रहा है कि इमारत में जो नर्तकियां रहा करती थी उस महल को क्या कहा जाता था? परीखाना महल के नाम से उसको जानते थे। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है वर्गीकी का जन्मदाता। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का मॉडल, ठीक है, डीएनए का यदि आपसे मॉडल पूछता है किसके द्वारा दिया गया? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। लेमार्क के द्वारा यदि आपसे पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो लेमार्क के द्वारा दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति का यदि आपसे पूछता है कि जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कैरोलस लिनियस को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक के तौर पर कौन काम करता है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो सिगरेट होती है इसमें पाए जाते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसको मीठा जो है
या क्या बोलते हैं स्वीट पॉइजन के नाम से जाना जाता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, यदि आपसे पूछता है कि कैसे बनती है, तो याद रखिएगा जो भी ईंधन वगैरह हम जलाते हैं, ठीक है, या फिर देखिए जो भी सिगरेट पीते हैं उसमें क्या है, जो तंबाकू होता है उसके अपूर्ण दहन के कारण। कैसे, तो जब भी देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यदि आपसे पूछता है तो किसके कारण उत्पन्न होती है, तो अपूर्ण दहन होता है, ठीक है, पूरी रूप से कोई चीज नहीं जलती है, अपूर्ण दहन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है और ये मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होती है। ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज्यादा ये आरबी से जुड़ने की क्षमता रखती है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाए जाते हैं सिगरेट के धुएं में, ठीक है। चलिए, उत्प्रेरक कह रहा है कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को क्या करता है, तो परिवर्तित कर देता है। देखिए कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो कैटालिस्ट होते हैं वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। कैटालिस्ट जो होते हैं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, जबकि क्या करते हैं कि अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, ठीक है, तो परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा। चलिए, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो देखिए 2024 की बात करते हैं, तो जो HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा, सॉरी, भारत का स्थान क्या है, ठीक है, तो क्या है, 134वां स्थान रहा है भारत का, ठीक है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि किसके द्वारा विकसित किया गया, तो महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है, सहयोगी तौर पर अमर्त्य सेन रहे थे, ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और भारत के स्थान यदि आपसे पूछता है तो 134वां स्थान रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि गोरखपुर के समीप स्थित चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, तो आपको बताना है कि कब हुआ था। चलिए, देखिए गोरखपुर के समीप एक जगह थी, चोरा चोरी के नाम से इसको जानते थे, चोरी चोरा के नाम से इसको जानते थे, ठीक है। जो चोरी चोरा जो जगह थी, क्या हुआ था कि यहाँ पर जो भीड़ थी उसके ऊपर जो पुलिसकर्मी थी उन्होंने क्या है, लाठी चला दी थी, और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ था कि जो भीड़ थी वो उग्र हो गई, ठीक है, गुस्सा में आ गई, और उसके फलस्वरूप क्या किया था कि जितने भी 22 पुलिसकर्मी थे उनको क्या है, बंद कर दिया थाने में और आग लगा दी थी, जिसके चलते ठीक है मारे गए थे वो पुलिसकर्मी। तो ये कह रहा है कि घटना कब घटित हुई थी, तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटित हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। देखिए निजामुद्दीन औलिया, किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा था कि हुजूर क्या है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। पूरा जो वाक्यांश है वो क्या है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो ये किसका कथन है, निजामुद्दीन औलिया जी का है, ठीक है। आमिर खुसरो की याद रखिएगा, आमिर खुसरो, ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि किस शासक के समकालीन रहे हैं, तो याद रखिएगा बलवन और अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वंश के। यदि वंश पूछता है तो खिलजी वंश लगाइएगा, ठीक है, खिलजी वंश के समकालीन रहे हैं आमिर खुसरो। और देखिए तबला और सितार का जनक भी बोला जाता है, किसको, आमिर खुसरो को। यदि आपसे पूछता है कि खड़ी बोली का जन्मदाता, तो किसको कहा जाता है, आमिर खुसरो का, ये भी याद रखेगा। इसके बाद में यदि आपसे पूछता है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था, ये भी याद रखेगा। आमिर खुसरो की हम बात करें तो देखिए आमिर खुसरो जी थे, ठीक है, पहली बात याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रहे, ठीक है, खड़ी बोली, गिटार और सितार का जनक कहा जाता है। इसके साथ साथ में याद रखिएगा कव्वाली शैली का यदि आपसे पूछा कि जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो आमिर खुसरो को कहा जाता था, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। बिरजू महाराज कह रहा है कि किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे। चलिए, तो देखिए कथक नृत्य के किसके थे, कथक नृत्य के कलाकार थे, याद रखिएगा। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स और गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। देखिए ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है, वायु विषाक्तता का डर होता है, ठीक है, ताकि वो कम हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर बी के साथ में राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या क्या है। चलिए, कह रहा है कि 60 लोकसभा की सीट है, 70 है, 80 है, 90 है। देखिए इलेक्शन है और लोकसभा का ही अभी क्या है, इलेक्शन चल रहे हैं, तो याद रखिएगा ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, वो पूछ लिया
किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 हैं। राज्यसभा की पूछता है 31 है। विधान परिषद की 100 है। और यदि पूछता है कि विधानसभा की कितनी है तो 403 है, ठीक है। एक आंग्ल भारतीय के लिए सीट रही है, ठीक है। तो कुल सीटें कितनी हैं, 404, और आंग्ल भारतीय को छोड़कर कितनी है, 403 है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कोस्की एक आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां पर है। तो कोस्की एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां पर है, हैदराबाद में है। ऑप्शन सी के साथ में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये रहे आज के प्रश्न, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फटाफट मैंने आज यहाँ पर प्रश्न कराने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं, लेकिन प्रश्न इंपोर्टेंट थे, इतना याद रखिएगा। क्योंकि इस आज के प्रैक्टिस सेशन निश्चित रूप से मैं आपको बोलता हूं कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में इस प्रैक्टिस सेट से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।